की ओर आपको लिए चलते हैं। आर्मेनिया के आम चुनाव में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव को सिर्फ सत्ता का मुकाबला नहीं, बल्कि रूस और पश्चिम के बीच प्रभाव की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। नागोर्नो काराबाग संकट के बाद रूस से दूरी बना रहे आर्मेनिया ने एक बार फिर पाशिन्यान की पश्चिम समर्थक नीतियों पर भरोसा जताया है। सवाल यह है कि क्या रूस के पड़ोस में एक और देश यूक्रेन जैसी भू राजनीतिक खींचतान की ओर बढ़ रहा है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। चुनाव आर्मेनिया का था, लेकिन पर्दे के पीछे पश्चिम और रूस अपने वर्चस्व का किरदार निभा रहे थे। प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान चुनाव को अपने देश को रूसी प्रभाव से पश्चिमी खेमे में ले जाने के जन्म संग्रह के रूप में देख रहे थे। जनता ने उनके फैसले पर मुहर लगाते हुए देश की कमान एक बार फिर उनके हाथों में सौंप दी। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे खड़े खिलाड़ियों की जीत और हार भी है। रविवार को हुए चुनाव के नतीजों में भारी बढ़त से उत्साहित प्रधानमंत्री पाशिन्यान ने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया। सत्तारूढ़ सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को लगभग 49.81% वोट मिले। 23.29% वोट के साथ रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनियन अलायंस दूसरे स्थान पर रहा। वहीं तीसरे स्थान पर रहे एक और अलायंस को 8.7% वोट मिले, जबकि प्रॉस्पर आर्मेनियन पार्टी लगभग 5% वोटों के साथ चौथे स्थान पर रही। 2018 से सत्ता पर काबिज पाशिन्यान की सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी आर्मेनिया को पश्चिम के करीब ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने पश्चिम के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के साथ रूस से बेहतर संबंध बनाए रखने का संकल्प दोहराया। उनके खिलाफ रूस समर्थक 3 प्रमुख दल चुनाव मैदान में थे। पाशिन्यान के मुख्य प्रतिद्वंदी सैमुएल कारपेटियान थे, जिन्होंने पिछले साल स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन बनाया था। चुनाव के तीसरे खिलाड़ी पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोर्चियान थे। इस चुनाव को रूस बनाम पश्चिम के नजरिए से देखा जा रहा था। इस कारण विश्लेषक इसे आर्मेनिया के इतिहास का सबसे बड़ा भू राजनीतिक चुनाव बता रहे थे। वहीं विपक्षी दल रूस के साथ दोबारा मजबूत संबंध बनाने की वकालत कर रहे हैं। चुनाव के दौरान कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा आर्मेनिया आज पश्चिमी खेमे में है। दरअसल अजरबैजान के साथ हुए सैन्य संघर्षों में आर्मेनिया ने रूस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। रूस ने नगार्नो काराबाख में शांति सैनिक तैनात किए, लेकिन जब अजरबैजान ने उस इलाके पर कब्जा किया तो मॉस्को चुपचाप देखता रहा। अजरबैजान ने 2023 के युद्ध में नगार्नो काराबाख को आर्मेनिया से छीन लिया। इस कारण आर्मेनिया रूस के प्रभाव से दूर होकर पश्चिमी देशों और यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। आर्मेनिया को यूरोप की ओर ले जाने में उनकी कोशिश आजादी के बाद से देश की विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव है। पश्चिमी खेमे की तरफ बढ़ता आर्मेनिया का झुकाव रूस को पसंद नहीं आ रहा है। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर आर्मेनिया यूरोप के साथ जुड़ने की अपनी कोशिश जारी रखता है तो उसे यूक्रेन जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या रूस के पड़ोस में एक और देश यूक्रेन बनने जा रहा है? हालांकि पाशिन्यान की जीत भारत के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। पीएम पाशिन्यान रूस से सैन्य सहायता न मिलने के बाद भारत से जमकर हथियार खरीद रहे हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, पाशिन्यान एक बार फिर जीत गए हैं वहां पर, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? चंद्रशेखर जी, ये कॉन्टेस्ट जो था वो यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच में था, या वेस्ट या रूस के बीच में जी। और उसमें जो है इस वक्त जीत यूरोपियन यूनियन या वेस्ट की हुई है और एक बड़ा ये झटका है रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर। लेकिन अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो 49.81 में 50% के वोट बने, जो रूलिंग पार्टी है उसको मिले हैं। लेकिन बाकी जो अपोजिशन है उसको हमको सेपरेटली नहीं देखना। 31% के करीब जो है वो मोर और लेस प्रो यूएस पार्टीज जीती हैं। तो इस वक्त बहुत क्लियर मार्जिन से ये जीत हुई है।
लेकिन मुझे क्योंकि इतना बड़ा झटका है रूस को लगा है, और जैसे कि हमने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट भी देखा था, जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी ख़त्म हो गया। इसके पीछे जो है अभी हो सकता है कि एक नया दौर आए जिसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बदलाव की कोशिश ज़रूर की जाएगी। वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस वक्त की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत क्लियरली ये वेस्ट की जीत हुई है और यूरोपियन यूनियन की जीत हुई है, और एक और झटका लगा है रूस को। उसको। जी। अतुल जी, अब यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो रूस समर्थक हैं उनको भी अच्छा खासा वहाँ पर समर्थन मिला है, यह अलग बात है कि उनको पाशिन्यान से कम समर्थन मिला है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या रूस, क्योंकि जिस तरह के बयान व्लादिमीर पुतिन की ओर से आए थे, क्या कोई आक्रामक कदम उठा सकता है या किसी तरह का कोई कूटनीतिक कदम उठा सकता है? क्या कुछ कहेंगे? आक्रामक तो बहुत ज्यादा होगा। जो लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि उस तरफ जाएगी बात। जी। क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि इस वक्त रशिया यूक्रेन को संभाल रहा है और एक और फ्रंट खोलने का मुझे नहीं लगता कोई मंशा है। तो इसलिए बात फिर होती है, जो रूलिंग पार्टी अब जो आई है उसका रवैया क्या होगा रूस के प्रति। क्या कोई अकोमोडेशन होने का, डायलॉग होने की भी बात हो सकती है कि भाई आप जो है रूस के कुछ कोर जो हित हैं उनका आप सम्मान रखें, और बाकी जो आपको यूरोपियन यूनियन के साथ जो प्रोसेस है वो करें। एक मिडिल ग्राउंड डायलॉग के एक जो 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 डायलॉग होगा आप रूस के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह के कूटनीतिक कदम रूस उठाएगा, या एक एक तरह से एक सेटलमेंट, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने में सफल होंगे ये दोनों देश। ठीक। लेकिन अभी ये टेस्टिंग फेज शुरू होगा। इसके बाद ठीक है। युद्ध, मुझे नहीं लगता कि या यूक्रेन वाली स्थिति उस तरफ ये बात जाएगी। क्या नागोर्नो काराबाग को लेकर भी कोई तनाव आने वाले दिनों में दिख सकता है, जिस तरह का मैंडेट मिला है यहाँ पर पाशिन्यान को? देखिए, मैंडेट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी रेफरेंडम कराने के लिए नगोर्नो काराबाग के लिए। वो 2/3 नहीं मिला है। तो अभी वो मामला फंसा रहेगा कि उसका स्टेटस के बारे में, क्योंकि अगर रेफरेंडम नहीं होगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं कि भी नगोर्नो काराबाग किस देश का, क्योंकि ये विवाद अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में है। तो वो अभी मुझे लगता है कि वो ग्रे जोन में चला गया है नगोर्नो काराबाग, अभी सोल्यूशन की तरफ नहीं आया। अगर तो पूरी देखते हैं 2/3 मेजोरिटी, 66% के ऊपर अगर वोट मिले होते तब तो मामला जो है सुलझने की तरफ जा सकता था, मतलब एक तरफ हो सकता था। लेकिन अभी बीच में पेचीदा है ये कि क्या होगा नगोर्नो काराबाग का स्टेटस। अजरबैजान की क्या कुछ रवैया उनका रह सकता है, क्योंकि अजरबैजान आजकल गुप्त रूप से बड़ी सुर्खियों में है। ये भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान में इजरायली वहाँ पर अपने अड्डे बना के ईरान के ऊपर सर्विलांस कर रहे हैं। तो अजरबैजान की स्थिति बड़ी, क्योंकि रूस के साथ भी है और इस तरह जो खबरें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजरबैजान की एक तो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। एक तो जो है अजरबैजान और तुर्की के रिलेशंस बहुत घनिष्ठ हैं, क्योंकि जब युद्ध हुआ था आर्मीनिया के साथ, तब ये जो ड्रोन्स थे, बेरख्तर ड्रोन्स जो तुर्की के थे, उसका बेताशा इस्तेमाल किया गया, और इजरायली का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अजरबैजान के ऊपर। जी। तो इसीलिए ये एक जियोपॉलिटिकली बहुत ही एक तरह से रोचक स्थिति है, क्योंकि ईरान दूर नहीं है। और ईरान, क्या इजराइल एक सेकंड फ्रंट थ्रू आर्मीनिया अजरबैजान खोल सकता है? ईरान, पाकिस्तान का भी काफी इंटरेस्ट है वहां पर। पाकिस्तान अजरबैजान नज़दीक हैं। अब हम देखें, पाकिस्तान अजरबैजान और तुर्की के भी रिश्ते जो हैं वो भी काफ़ी घनिष्ठ है एक तरह से। तो एक तरह से भारत को भी नज़र रखनी है। आर्मीनिया के साथ जो है हमारा एक तरह से सैनिक कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो एक तरह से भारत भी एक प्लेयर बन चुका है आर्मीनिया की स्थिति में। रूस भले ही हट गया हो या थोड़ा मार्जिन्स पे चला गया हो, लेकिन भारत एक नया प्लेयर जो है इस रीजन में उभर के आ रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, लेकिन अगर आप साइप्रस देखें, ग्रीस देखें, यहाँ पर भी भारत जो है वो अपना एक तरह से ब्राह्मोस मिसाइल की सेल हुई है के बारे में एटलीस्ट रिपोर्ट्स आई हैं ग्रीस को,
जो तुर्की को पसंद नहीं आई है। तो एक तरह से कॉकेशियन एरिया में मुझे नहीं याद कि जब भारत का एक तरह से इन्फ्लुएंस वहां पर था, कोई फुटप्रिंट भी था एक सिक्योरिटी के दिशा से अगर देखें। लेकिन अब जो आर्मीनिया में सिचुएशन आई है और जो बाकी के देशों में ग्रीस ठीक है और साइप्रस में आ रही है, तो मुझे लगता है भारत का इस रीजन में, कॉकेशिया मेडिटेरेनियन रीजन में एक अपना एक तरह से एक थोड़ा सा फुटप्रिंट आ चुका है ठीक है और सर। एक पेड़ बन के आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।